जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं, पायसन अनुपात। ये पायसन अनुपात हमेशा आपसे पूछा जाता है। देखें, अगर कोई तार हो, सपोज कीजिए वो रबर का भी तार हो सकता है, स्टील का भी तार हो सकता है, तो जब किसी तार पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगा करके खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन लंबाई के लंबवत दिशा में, तो लंबाई के लंबवत दिशा में उसकी मोटाई होती है। तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है लेकिन मोटाई घटती है। तो लंबाई के अनुदिश या कह लीजिए बल के अनुदिश, जिस दिशा में बल लग रहा था, जैसे अगर इसी को हम वस्तु माने और बल लगा रहे हैं तो जब इसको खींचेंगे तो ये लंबाई में बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो इसकी जो मोटाई है मोटाई घटेगी। तो बल के अनुदिश तार की लंबाई में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, और उसके लंबवत दिशा में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं पार्श्विक विकृति। तो अब आप ऐसे समझ लें कि पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम लोग पायसन गुणांक कहते हैं या पायसन अनुपात कहते हैं। पायसन अनुपात को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब जरा देखिए कि इसका मात्रक क्या होगा। तो पार्श्विक विकृति है, विकृति का तो कोई मात्रक होता नहीं है, नीचे भी विकृति है, तो विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है। इसलिए ये जो पायसन अनुपात है, इस पायसन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अगर हम यह मान लेते हैं कि कोई तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, जब लंबाई कैपिटल L है और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके व्यास को हम मान लेते हैं कि व्यास कैपिटल D है, डायामीटर, मोटाई का मतलब अगर तार की मोटाई देखें तो तार के व्यास से ही मतलब होता है। तो अब अगर पकड़ करके खींचा जाता है तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है, तो लंबाई बढ़ेगी तो इसका व्यास घटेगा। हम मान लेते हैं व्यास में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा D है। तो अब अगर हम यहाँ पर पार्श्विक विकृति देखें तो पार्श्विक विकृति जो होती है यह व्यास में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है, यानी व्यास में होने वाला परिवर्तन डेल्टा D बटा में प्रारंभिक व्यास हो जाएगा। अब अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में जो वृद्धि होती है डेल्टा L और प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी L। अब हम इसकी वैल्यू रख दें तो पायसन अनुपात का मान निकल जाएगा। देखें, सिग्मा इज इक्वल टू पार्श्विक विकृति डेल्टा D अपॉन D और बटा में अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L बटा में L। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा D बटा में D सॉल्व करेंगे, L ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा डेल्टा L। आपको मालूम है
कि डायामीटर यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर हम डेल्टा डी की वैल्यू निकालें तो 2 इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। यानी अगर व्यास कैपिटल डी है और त्रिज्या आर है तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन अगर व्यास में होने वाला परिवर्तन निकालें तो व्यास में होने वाला परिवर्तन बराबर 2 इंटू त्रिज्या में होने वाला परिवर्तन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं सिग्मा इजकल टू डेल्टा डी के जगह पे 2 इंटू डेल्टा आर, कैपिटल डी के जगह पे हम रख देंगे 2r और फिर देखें क्या मिल रहा है, ये है L और डेल्टा L। फिर देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा इजकल टू डेल्टा वाले को हम एक साथ रख रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा R अपान डेल्टा L और फिर ये हो जाएगा यल अपॉन, देखिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यल हो गया है और ये हो जाएगा एल अपॉन आर। तो इस प्रकार यहाँ से हमें पायसन अनुपात के लिए फार्मूला ज्ञात हुआ। तो ये पायसन अनुपात है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात तो ये कि प्रत्यास्थता का गुण केवल ठोसों में पाया जाता है, द्रव में नहीं पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता है। तो जब प्रत्यास्थता का गुण ठोसों में पाया जाता है तो ये जो पायसन अनुपात है यह पायसन अनुपात भी केवल ठोसों में ही होगा। अब हम आपको बता दें कि सैद्धांतिक रूप से ठोसों के लिए पायसन अनुपात का मान 0.5 से कम होना चाहिए। लेकिन देखिए होता यह है कि नॉर्मली पायसन अनुपात का मान 0.25 से 0.35 के बीच में होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि सैद्धांतिक रूप से पायसन अनुपात का मान ठोसों के लिए 0.5 से कम होना चाहिए, लेकिन अधिकतर ठोसों के लिए पायसन अनुपात का मान 0.25 से 0.35 के बीच में होता है। तो इस प्रकार ये जो पायसन अनुपात था ये काफी महत्वपूर्ण टर्म था और आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें बताई गई पायसन अनुपात के संबंध में या आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।